हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में की कुछ बेसिक चीज़ें, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कैसे, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे कॉमन और पहली चीज़ कि केमिस्ट्री है क्या। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है तो आप उसको क्या बताओगे। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो यह है कि द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक वर्ड की मतलब एक लाइन की ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। तो देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको देखते हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री क्या है? ये एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि रिएक्शन होती है कि ये मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, ये मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। मान लो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमने आपस में मिलाया तो ये क्या बन गए, ट्रांसफॉर्म होकर वाटर बन गए। तो इस तरीके की चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। Not so much of the 100 elements but the infinite variety of molecules that may build from them। जरूरी नहीं कि देखिए, केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये एक साइंस है। ठीक है। यहाँ पर अगर एक छोटा सा भी मैटर होगा, छोटी सी भी चीज़ होगी तो उसके अंदर भी लगभग इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब कि इतने की जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक डेफिनेशन है, पर प्रॉपर मेरे से आपको याद रखनी चाहिए सिंपल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। देखिए, हमेशा से ही साइंस के अगर हम बारे में सोचें तो ह्यूमंस का यही एफर्ट रहा है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को समझें। ह्यूमन हमेशा क्यूरियस रहा है अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए कि क्यों बारिश होती है, क्यों जो बादल हैं ये बन रहे हैं, क्यों जो आसमान में इंद्रधनुष है या रेनबो है वो बन रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमंस हमेशा जानने के लिए क्या रहा है, क्यूरियस रहा है। ठीक है। तो आसपास की जो चीज़ें हैं नेचर में उसको समझने के लिए ह्यूमन हमेशा क्यूरियस रहा है। You have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। देखिए, हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा सब्सटेंस हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो यूज़ करते हैं या तो देखते हैं। ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, हम देखते हैं जो कर्ड होती है, जो दही होती है, वो दूध से किस तरीके से बन जाती है। जो दूध है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में, हम ये देखते हैं। हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, जो शुगर केन जूस होता है उससे किस तरीके से क्या बन जा रहा है, विनेगर बन जा रहा है। शुगर केन जो गन्ने का जूस होता है उससे विनेगर बन जा रहा है, कब, जब उसको कुछ समय के लिए ऐसी छोड़ दिया जाता है तो उससे वो बन जाता है। साथ ही साथ रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देखा है। सम ऑफ द एग्जाम्पल, ये सारे के सारे क्या हैं, हमें अपने आसपास चेंज देखने के लिए मिलते हैं कि जिस दूध को आज रखा था 3 दिन बाद या 2 दिन बाद वो दूध दही बन गया। ठीक है। लोहे को हमने देखा था, उस लोहे में जंग लग गया। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कभी भी गन्ने के जूस को ऐसे ही आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो गन्ने का जूस जो है वो ख़राब होने लग जाएगा, कड़वा सा होने लग जाएगा, उसमें विनेगर की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये चेंज क्यों आते हैं, इसको हम समझेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जो हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है। वी कम अक्रॉस मैनी टाइम, इन सब चीज़ों से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली गुजर जाते हैं। डेली हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन। साइंस देखिए, साइंस को हमें इजी तरीके से अगर समझना है तो एक ज़रूरत बन जाती है कि हम साइंस को अलग अलग डिवाइड कर दें। जैसे कि साइंस को केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स में और बायोलॉजी में, या हम बोल सकते हैं और भी सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर हम साइंस को पढ़ते हैं, जिसमें जियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं।
ठीक है, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब जहाँ पर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे। फिजिक्स का क्या मतलब है, कोई बोलेगा फिजिक्स क्या होती है, तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन यही होती है कि द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। आपके आसपास जो भी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो एक साइकिल को कोई चला रहा है, उसका टायर किस तरीके से घूम रहा है, एक एरोप्लेन अगर उड़ रहा है उसके विंग्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें किस में आ जाती है, फिजिक्स में। और बायोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। जियोलॉजी मतलब कि हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जियो मतलब अर्थ, जैसे कि अर्थ में जो ओशंस हैं वो कैसे बने, अर्थ में लैंड माउंटेन की स्टडी हम करते हैं, पोल्स की स्टडी हम करते हैं, अर्थ के अंदर की कोर की स्टडी करते हैं, अर्थ का मिडिल जो मेटल माइंडेड कोर है जहाँ पे पिघले हुए मेटल्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को दोबारा से समझे तो यहाँ पर एक डेफिनेशन इन्होंने ये लिखी हुई है कि केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जिसमें हम प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो 10th क्लास में प्रिपरेशन पढ़ी है ना केमिस्ट्री में, पीओपी की प्रिपरेशन, जिप्सम की प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनकी, भाई कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है, वो एसिड और बेस को रिएक्ट करने से बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सॉल्टी वाली होती है कि मतलब न्यूट्रल कंपाउंड वो टेस्ट में सॉल्टी होता है, वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड की बात करूँ तो जैसे कि NaCl एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसे है, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए, क्लोरीन ने कितने लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन हम पढ़ते हैं, ये सोडियम Cl से रिएक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन देना था और उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना था, क्यों, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। एटम स्टेबल होने के लिए हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते और देते हैं, तभी रिएक्शन होती है। इन सारी की सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वहीं अगर हम आगे देखें डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई कैसे। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे it is not a very old discipline. Chemistry was not a study for its own sake, rather it came up as a result of search for two interesting things. देखिए अब इसको आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है कि इसको हम थोड़ा मिथोलॉजिकल भी ले लेते हैं और जो मिथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं वो इसको सीरियस भी ले लेंगे, सही भी ले लेंगे। जैसे कि फिलोसफर स्टोन की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको पारस पत्थर भी कहा जाता है। कहते थे कि ये जो पारस पत्थर होता है ये एशियन टाइम में यूज़ होता था, बहुत ही एशियन टाइम के लोग यूज़ करते थे, जिसके द्वारा क्या होता था, कोई भी जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कहने का मतलब है कोई ऐसे एलिमेंट जो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, कॉपर हो गया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गया। अब ये जो कम महंगे एलिमेंट है, चीप एलिमेंट है, तो पारस पत्थर क्या करता था, इनको महंगे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। जैसे कि जो बेसर मेटल्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड में। और हमें पता है गोल्ड कितना ज़रूरी है, सोने की तो बहुत मांग है, सोने की बहुत मांग है, ठीक है, सोना। साथ ही साथ एलेक्सिर ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं, कहते हैं ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें अमर बना देती है, इमोर्टल बना देती है। बेसिकली आपने सुना होगा अमृत वगैरह के बारे में कि अमृत को पी लिया, तो अमृत भी एक प्रकार का क्या है कि ये कोई लिक्विड ही है, केमिकल ही है, इसको पी लिया तो इंसान अमर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के दौरान बेसिक लेवल पर देखी है। People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science. एशियंट इंडिया की अगर मैं बात करूँ, जो प्राचीन काल का भारत था, वहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज था, इनको एक एक चीज़ पता थी, एक एक चीज़ की जानकारी थी, बल्कि इन सारी जानकारी को आज मॉडर्न साइंस भी मानता है। इन सारी जानकारियों को तो आज मॉडर्न साइंस भी मानता है कि हाँ भाई, उन लोगों की जो साइंस थी वो साइंटिफिक थी, वो लॉजिकल बात करते थे, वो लॉजिकल चीज़ों को जानते थे। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ साइंस। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस का इस्तेमाल करते थे, अपनी लाइफ से इस साइंस को जोड़ कर रखते थे, ठीक है। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 and 1600 CE.
तो केमिस्ट्री जो थी डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड नाइट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300-1600 सीई। देखिए केमिस्ट्री जो मेनली हम मानते हैं कि डेवलप हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड हाइड्रोकेमिस्ट्री। देखिए एल्केमी क्या है कि जो पहले के टाइम के लोग थे उनका ये मानना था कि हम कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके किसी भी बेसर मेटल को किसी हायर रिच या बोल सकते हैं एक्सपेंसिव मेटल में बदल सकते हैं, कि कॉपर को गोल्ड में बदल दिया। तो जो इस तरीके की स्टडी थी वो एल्केमी थी। एंड हाइड्रोकेमिस्ट्री इसका मतलब है कि जो लोग इस नॉलेज को पढ़ाते थे तो इस टाइप के नॉलेज को बोला जाता था हाइड्रोकेमिस्ट्री। इस टाइम की जो नॉलेज थी ये लोगों को पढ़ाई जाती थी तो वो हाइड्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती थी, प्रॉपर इसकी ब्रांच। ये लगभग 1300 से 1600 सीई में था। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी। लेकिन अगर हम आज के एशियन केमिस्ट्री को ना बात करें, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें, तो इसने जो शेप लिया है ये 18वीं सेंचुरी में लिया था। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ alchemical ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द अरब्स। फिर क्या हुआ, जितनी भी ये केमिस्ट्री थी इस सबको यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था? अरब्स ने, जो अरेबिक लोग होते थे। Other culture, especially the Chinese, the Indians, had their own alchemical tradition. This included as much knowledge of chemistry process of technique. इंडियन और चाइनीज़ भी सिस्टम्स थे जो कि केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते थे। आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे तो हर वर्ल्ड में हर कोई अच्छा नॉलेज रखता है। पहले के टाइम पे भी इनके कुछ एशियन लोग होते थे जो केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते थे। अगर मैं एशियन इंडिया की बात करूँ तो एशियन इंडिया में जो केमिस्ट्री का नॉलेज होता था उसको बोला जाता था रसायन शास्त्र। देखो शास्त्र मतलब एक बुक, शास्त्र का मतलब है एक बुक, और रसायन मतलब केमिकल्स। रसायन का मतलब होता है केमिकल। तो वो बुक जिसमें रसायन वगैरह के केमिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता था हमारे एशियन इंडिया में, उसको रसायन शास्त्र बोलते थे। ठीक है, और भी इसके अलग अलग फॉर्म थे, जैसे रस तंत्र, तंत्र मतलब भी बुक होता है। रस क्रिया, किस तरीके से जो रस हैं यानी कि केमिकल्स हैं वो फंक्शन करते हैं। और रस विद्या यानी कि जो रस केमिकल है उनकी विद्या यानी कि नॉलेज। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। जो हमारे एशियन इंडिया में केमिस्ट्री का नॉलेज था उसमें वो क्या पढ़ाते थे, उनकी बुक में क्या लिखा रहता था? मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है किस तरीके से मेटल्स को उनकी ओर से निकाला जाए, किस तरीके से मेटल्स को उनकी ओर से निकाला। जैसे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है एल्यूमिनियम की ओर से, आयरन को निकाला जाता है उसकी ओर से, मैग्नेटाइट और नाम का कुछ उसकी ओर होती है। ठीक है, साथ ही साथ उनकी बुकों में क्या लिखा रहता था? मेडिसिन के बारे में लिखा रहता था। ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कैसे बनते हैं, ग्लास, डाइस, इन सब के बारे में लिखा हुआ रहता था। ठीक है, हमारी जो एशियन इंडिया की केमिस्ट्री की बुक्स थी, ठीक है, ये सब श्लोक्स की फॉर्म में लिखे रहते थे। वहीं मैं अगर बात करूँ सिस्टमैटिक एट मोहनजोदारो इन द सिंध हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। बल्कि जब मोहनजोदारो जो था, जो कि सिंध में था, सिंध एक जगह है पंजाब प्रांत की, पंजाब में, तो वहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, वहाँ पे लोग रहा करते थे, ये प्रूफ हो चुका है। उस सिविलाइजेशन को बोला जाता था हड़प्पा सिविलाइजेशन। वहाँ पर जो लोग थे वो कैसे मरे ये नहीं पता, लेकिन उनके जो अंश हैं, उनके अंश जो हैं वो अब वहाँ पर धीरे धीरे जब रिसर्च हुई, खुदाई हुई, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। तब उन चीज़ों को जब रिसर्च करके देखा तब पता चला कि उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। जैसे कि अभी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ों का वह इस्तेमाल करते थे। जो जब उनकी चीज़ों को ध्यान से डिटेक्ट करके समझा गया तो क्या क्या चीज़ें सामने आई। जो आर्कियोलॉजिकल थे, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो एशियंट इंडियंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी मतलब कि एशियंट चीज़ों के बारे में या एशियंट बातों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको, उस स्टडी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो जो इस स्टडी को करने वाले लोग थे, इन्होंने देखा कि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बेक्ड ब्रिक्स थे। बेक्ड ब्रिक्स यानी कि केमिकली तौर से उनको बेक्ड करा हुआ था और उनको बहुत ही शेप दे रखी थी। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये देखने के लिए मिला था। बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन करते थे किसका? पॉटरी का, जो ये मटके वगैरह होते हैं इनका प्रोडक्शन करते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या करा जाता था, जो भी मटेरियल होते थे उनको मिक्स करा जाता था। समझ रहे हो, मिक्स मतलब एलॉय बना जाता था कि दो मेटल्स को मिक्स कर दिया या मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर दिया, एलॉय बनाए जाते थे वहाँ पर। मोल्डेड यानी कि उनको मोड़ के कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, उनको हीट करके कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों करी जाती थी? ताकि उनको डिज़ायर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। तो इतनी सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग थे। ठीक है, मोहनजोदारो
के बाद में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जैसे कि ग्लेस पॉटरी का मतलब समझ तो तुमने देखे हैं, वो बहुत एक प्यारे से एक पॉट टाइप के होते हैं जिनमें डिज़ाइन बने हुए होते हैं बाहर से। ज़्यादातर आज हम उनको चाइनीज़ पॉट के नाम से जानते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्लेस पॉटरी। ठीक है, जिप्सम नाम का जो सीमेंट है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कैल्शियम सल्फेट जो उसका फॉर्मूला था, इसमें हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये सारी की सारी जिप्सम आपने पढ़ा, तो ये उसका भी यूज़ करते थे मकान वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन वर्क में। ये लाइम का इस्तेमाल करते थे, लाइम चूने का पानी जो होता है, ये रेत का इस्तेमाल करते थे, ये कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते थे। जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पन्स मतलब हड़प्पा में रहने वाले लोग जो थे, हड़प्पा में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किस लिए करते थे ये, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ऑर्नामेंट्स मतलब जो सजावट की चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ये। ठीक है, दे मेल्टेड एंड फॉर्ज अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स। ये क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ों को पिघलाते थे और उनकी ना जाली टाइप की बनाते थे, जैसे कि मेटल्स की हो गई, लेड की हो गई, सिल्वर की हो गई, गोल्ड की हो गई, कॉपर की हो गई। ठीक है, ये इंप्रूव करते थे, जो हार्डनेस होती है कॉपर की, उसको इंप्रूव करा जाता था इनके टेक्निक के द्वारा। आर्टिफैक्ट मतलब वो लोग जो इनके ये काम करने वाले लोग होते थे, इस तरीके की मूर्तियाँ वगैरह या डिज़ाइन वगैरह जो बनाते थे, ये क्या करते थे, टिन और आर्सेनिक का यूज़ करके क्या करते थे, कॉपर की हार्डनेस को इंप्रूव करते थे। देखिए कितनी ज़्यादा इनकी केमिस्ट्री इंप्रूव थी। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वर फाउंड इन अ मस्की इन साउथ इंडिया। बहुत ज़्यादा जो ग्लास ऑब्जेक्ट हैं वो साउथ इंडिया में पाए गए थे। ठीक है, 1900 BCE में। एंड हस्तिनापुर एंड टेक्सिला इन नॉर्थ इंडिया। ऐसी और भी जगह हैं, जरूरी नहीं हड़प्पा में ऐसी चीज़ें मिली है। हस्तिनापुर में ये ग्लासेस वगैरह मिले हैं, ग्लास के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो केमिकली फीचर से बनाए गए थे। ग्लासेस ग्लेजेस वेर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा कलरिंग एजेंट्स मतलब जो ग्लास वगैरह होते हैं उन पे कलरिंग करी जाती थी बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स के थ्रू, बहुत ज़्यादा कलरिंग एजेंट्स के थ्रू। कॉपर मेटलगरी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगनिंग ऑफ चालकोथेलिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। बेसिकली कॉपर मेटलगरी मतलब कि कॉपर को किस तरीके से उसकी ओर से निकाला जाता है, ये वाला कल्चर देखने के लिए मिला था, जिसको हम क्या, कॉपर से रिलेटेड जो भी कल्चर एशियन टाइम पे होता था उसको चालकोलिथिक कल्चर बोलते थे। उसको क्या बोला जाता था, चालकोलिथिक कल्चर बोला जाता था। In the subcontinent, there are much archaeological evidence in support the view of technologies for extraction of copper and iron were developed in indigenously। तो बहुत सारे सबूत हैं कॉपर और आयरन को लेकर कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 100 to 400 BCE। ऋग्वेदा एक हिंदुओं में एक किताब है, उस किताब में, उस बुक में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये टैनिंग ऑफ लेदर मतलब कि जो छाल वगैरह होती है या जो चमड़ी वगैरह होती है उससे किस तरीके से इस्तेमाल करके लेदर बनाया जाता था। डाइंग ऑफ कॉटन, जो आप रंगीले फंगीले टाइप के कपड़े पहनते हो, लाल पीले हरे, ये जो कॉटन के बने हुए होते हैं तो इनमें कलर कैसे आते हैं, तो उसकी डाइंग करी जाती है, उसमें कलर चढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं डाइंग ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाती थी। द गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक पब्लिश इन द नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड स्टिल द केमिकल मिस्ट्री। एक चीज़ है गोल्डन ग्लॉस, ये तो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि इसको ये बनाते कैसे थे, उसको ये ब्लैक पॉलिश कैसे प्रोवाइड करवाते थे, मतलब ये बहुत मिस्ट्री बनी हुई है क्योंकि आज की केमिस्ट्री भी ऐसा नहीं कर पाती, तो उनकी केमिस्ट्री सोचो कितनी हाई थी। दीज वेयर्स इंडिकेट द मैस्ट्री विथ विच द किलिंग टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती है कि उस टाइम की जो एशियन केमिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है, एक किताब है, उसमें कौटिल्य बताते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्ट बना सकते हैं, सॉल्ट निकाल सकते हैं या उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं सी से, समुंदर से। ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट मटेरियल डिस्क्राइब इन द एशियन वैदिक लिटरेचर। बहुत सारी चीज़ें हैं एशियन वैदिक लिटरेचर में जो हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर यूटेंसिल हो गए, कॉपर के जो बर्तन हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, जो चांदी सोना इन सब चीज़ों के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता था। टेराकोटा डिस्क, टेराकोटा डिस्क समझते हो, जो आप एक मतलब पत्थर का एक गोल शेप समझ लो आप, ऐसे तरीके से ना, ये एकदम गोल शेप होता है पत्थर का। अरे वो किट्टी वगैरह नहीं खेलते छोटे बच्चे, वो उसी टाइप का ये टेराकोटा डिस्क होता है। ठीक है, ग्रे पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो ऐसी ग्रे कलर की कुछ मटके वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के एशियन टाइम में। वहीं यहाँ पर एक बात हो रही है, एक सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता की यहाँ पर बात हो रही है, संहिता। बेसिकली सुश्रुता जो थे वो जो सुश्रुता थे ये भी एक एशियन टाइम के काफ़ी फेमस
मेडिकल फील्ड के एक काफ़ी विद्वान इंसान माने जाते थे, बल्कि इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करे थे। आज से कई सौ साल पहले इन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर कर इम्प्रूव करा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने क्या करा था, उनका यूज़ बताया था। तो बहुत ही खतरनाक लेजेंड माने जाते हैं इंडिया के। तो इस टाइम पे इन्होंने बता दिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ एल्केलीज क्या है। इनकी बुक में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्षार। क्षार का मतलब होता है बेस, तो क्षार का इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो क्षार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं या उनको हम एल्केलीज बोलते हैं। तो बेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो इन्होंने बताया था। चरक संहिता का मतलब होता है एक बुक, एक किताब, ठीक है। तो चरक की जो एक बुक थी, उसमें इन्होंने क्या मेंशन करा हुआ है कि कैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, tin and zinc, the sulfate of copper, zinc and iron, the carbon of lead and iron, किस तरीके से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये चरक ने अपनी किताब में बताया था, ठीक है। रस उपनिषदा डिस्क्राइब द, वैसी एक और किताब है रस उपनिषदा, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। वैसे हमारे एशियन टाइम पे एक रस उपनिषदा लिखी हुई है, वो बता रही कि गन पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स यूजिंग द सल्फर चारकोल, सल्पेटर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड मरकरी कैम्फर। ये भी बता रखा है कि किस तरीके से तमिल टेक्स्ट में, इस बुक का जो तमिल टेक्स्ट है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरीके से सल्फर, चारकोल, इन सब का इस्तेमाल करते थे। मरकरी, कैम्फर जो कपूर होता है, इन सब का इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे। नागार्जुना वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। वैसे ही नागार्जुना थे, उनको इंडिया का एक ग्रेट साइंटिस्ट बोला जाता है। ही वॉज अ रेप्यूटेड केमिस्ट इन ऑल्केमिस्ट एंड अ मेटलर्जिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस अल्केमिस्ट है जो लोगों को केमिस्ट्री का नॉलेज पढ़ाते थे, और किस तरीके से मेटल का हम यूज़ कर सकते हैं, मेटल को हम पढ़ सकते हैं, वो हमें बताते थे। हिज वर्क रस रसांकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स। इनका जो बुक्स हैं, इनकी जो श्लोक्स इन्होंने लिखे हैं उसमें इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मरकरी कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं। या फॉर्मुलेशन मतलब कि मर्क्यूरी कंपाउंड को अलग अलग फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। साथ ही साथ उसने बता रखा है कि कैसे मेटल्स को निकाला जाता है उनकी ओर से, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब बातें उन्होंने बता रखी है, ठीक है। एक उनकी बुक है रसरनवम। इस बुक में ये 800 CE में ये बुक लिखी गई थी, और इसमें उन्होंने बता रखा है फर्नेंस के बारे में, जो आग की भट्टियाँ होती है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। ओवंस के बारे में बता रखा है। क्रूसिबल्स फॉर डिफरेंट पर्पस, इट डिस्क्राइब द मेथड विच ऑफ मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड फ्लेम कलर। तो मतलब आप सबको पता है कि फर्नेस जो भट्टी वगैरह होती है, इन सबका इस्तेमाल करा जाता है मेटल्स को उनकी ओर से निकालने के लिए, मेटल को एक अलग फॉर्म देने के लिए, मेटल को एक अलग शेप देने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब में बता रखी थी। वहीं अगर आप बात करें चक्रपाणी की, तो चक्रपाणी जो थे इन्होंने बताया था, डिस्कवर करा था मर्क्यूरी सल्फाइड को। इन्होंने किसको डिस्कवर करा था, मर्क्यूरी सल्फाइड को, ठीक है। देखिए एशियन इंडियन के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें हैं, क्या पता आज आप सर्च करो तो ये चीज़ें गूगल में अलग रहें। क्यों? क्योंकि आज उनका नाम ज़्यादा आता है कि जिन्होंने पेटेंट बना लिया था, जिन्होंने अपने नाम का पेटेंट बना लिया था। तो ये चीज़ें क्या पता आप सर्च करो कि हु डिस्कवर द मर्क्यूरी सल्फाइड, तो वहाँ पे चक्रपाणी नहीं होंगे, वहाँ पर कोई यूरोपियन इंसान हो सकते हैं। तो ये अलग अलग डिपेंड ये करता है कि किसने पहले पेटेंट बना लिया, तो उसका नाम आ जाता है। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम। बल्कि सोप भी इन्होंने ही सबसे पहले बनाया था। इन्होंने सोप कैसे बनता है, सब चीज़ों के बारे में बताया था। ही यूज अ मस्टर्ड ऑयल, इन्होंने सरसों का तेल जो है उसका इस्तेमाल करा, एंड सम एल्कलाइज, और कुछ बेस का भी इस्तेमाल करा एक सोप बनाने के लिए। एक सोप बनाने के लिए उन्होंने सरसों के तेल का और कुछ बेस का इस्तेमाल करा। इंडियंस बिगिंस मेकिंग सोप इन 18th century CE। इंडियंस जो है उन्होंने बेसिकली जो सोप है इसको बनाने की शुरुआत ही कब कर दी थी, 18वीं सदी में, ठीक है। ऑयल ऑफ एरेंड एंड सीड ऑफ महुआ प्लांट, कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। और क्या यूज़ करते थे, एरेंड जो होता है, आपने सड़क में देखा होगा चलते हुए, वो एक पेड़ होता है, उसमें फल से होता है, उसके साइड से कांटे कांटे टाइप के निकले हुए होते हैं, वो गोले गोले से टाइप के, उसको एरेंड बोलते हैं। महुआ प्लांट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इन सब का इस्तेमाल करके लगभग 18वीं सदी में सोप बनाने लग गए थे। उस टाइम पर ये सोप बनाने लग गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा की जो दीवारें हैं, ये टाइप की, मतलब ना बहुत पुरानी ये गुफाएं टाइप की हैं, केव्स हैं। तो यहाँ पर की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर भी बहुत ही डिटेल पेंटिंग्स देखने के लिए मिली हैं, जिसमें बहुत हाई लेवल की साइंस का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी पेंटिंग एशियन इंडिया की है, ठीक है। व्राहिमिर भीरत संहिता, वैसे ही व्राहिमिर भीरत नाम की किताब है, इज़ अ शॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया
विच वॉज कंपोज इन 6th सेंचुरी, जो कि 6th सेंचुरी में लिखी हुई थी. इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनियस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड रूफ ऑफ हाउस एंड टेम्पल्स. इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ग्लूटिनियस मटेरियल्स का. ग्लूटिनियस जो आज हम भी इस्तेमाल करते हैं, जो दीवारों में पेंट करना होता है तो उससे पहले ग्लूटिनियस टाइप के जो मतलब एक टाइप के जो चिपकने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उन सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ था. ठीक है. वॉज प्रिपेयर मटीरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑन द रूफ्स द हाउस एंड द टेम्पल्स. तो इन सब चीज़ का इस्तेमाल है घर को बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए. उनमें पेंट करने से पहले इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे. ये भी तो एक प्रकार का केमिकल्स ही है. ठीक है. साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस प्लांट, जो ये सारी ग्लूटिनियस चीज़ें ये ढूंढते थे, बनाते थे पेंट करने के लिए, ये सब कहाँ से निकालते थे. जैसे कि कुछ सीड हो गए प्लांट के, उनसे ये निकालते थे. फ्रूट्स हो गए, बार्क हो गए. ठीक है. बार्क मतलब छाल वगैरह हो गई, बीज हो गए, फल हो गए. ठीक है. इन सब चीज़ों से ये क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट निकालते थे और इनका पेंट करने में इस्तेमाल करते थे. ठीक है. उनको कंसनट्रेटेड बनाते थे, उनको उबाल के. ठीक है. उसमें बहुत ज़्यादा उनको रेजन्स के साथ में ट्रीट करते थे. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच अ मटीरियल साइंटिफिकली एंड एज एस फॉर्म फॉर यूज़. और फिर उसको एक तरीके से साइंटिफिक तौर से यूज़ करा जाता था. ठीक है. वहीं हम देखते हैं नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेदा 100 BC में, जो 1000 BC में जो लिखी हुई है. इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डाइस वगैरह के इस्तेमाल के बारे में बता रखा है. टर्मरिक के इस्तेमाल के, मैडर के, सनफ्लावर, ऑपमेंट, कोकनिकल एंड लैक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है. कंप्लिका, पटानिया, जैतुका, ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, जिनके यूज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से उन्होंने बता रखा है. वहीं अगर इसी किताब की हम दोबारा बात करें, जो कि वराहमिर भरत संहिता थी, गिव्स रेफरेंस टू द परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक. इन्होंने अपनी बुक में रेफरेंस दे रखा है, मतलब नंबर बता रखा है श्लोक का, और ये बता रखा है कि परफ्यूम किस तरीके से बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, हेयर डाइंग करने के लिए जो आज हम ये इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बालों को डाई करने के लिए, इन सब के बारे में उन्होंने बता रखा था. ठीक है. नील जो होता है, इंडिगो, उसके बारे में बता रखा था. बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह, आयरन वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में यहाँ पर इनकी किताब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. इनकी किताब में बाथ पाउडर से लेकर एक एक चीज़ है, जो ऐसी चीज़ें जो आज तक कभी ढूंढी भी नहीं गई हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी किताब में बता रखा था. पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन द 17. पेपर समझ रहे हो, मतलब मर्च टाइप. इन इंडिया इन द 17th century इज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवल. आई टिसरिंग डिस्क्राइब द एक्सकेवेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडिकेट द इंक वॉज यूज इन इंडिया. तो ऐसे कुछ चाइनीज टेक्स्ट में भी देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से बता रहा है कि इंक का जो यूज़ होता था इंडिया में, वो काफ़ी पहले से होता था. ठीक है. बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्होंने बता रखा था. चौक का किस तरीके से यूज़ होता था उस टाइम पे. ठीक है. इट सीम्स डेट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज वेल नोन टू इंडियन. बल्कि ये भी हम देखते हैं अपनी किताबों में कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, फर्मेंटेशन समझ रहे हो, किसी भी चीज़ को मतलब फर्मेंट करते हैं जब, जैसे कि जब मैक्सिमम फर्मेंटेशन का यूज़ होता है ब्रेड वगैरह बनाने में, शराब बनाने में, जो अल्कोहल बनती है उसमें फर्मेंट करते हैं. फल फ्रूट को डाल दिया जाता है, फिर वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह को डाल देते हैं, वो उसको जल्दी सड़ाते हैं, जल्दी गलाते हैं, ज़्यादा जल्दी अल्कोहल बन जाती है, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं. तो फर्मेंटेशन का यूज़ करते थे इंडियंस भी. ठीक है. वेदास में ये चीज़ों को मेंशन करा हुआ है. कौटिल्य अर्थशास्त्र में मेंशन करा हुआ है कि किस तरीके से जो लीकर होते थे, अलग अलग टाइप के लीकर का इस्तेमाल करता था, मतलब जो उस टाइम पे लीकर भी बनाई जाती थी. चरक संहिता ऑल्सो मेंशन द इंग्रेडिएंट विच. चरक संहिता ने तो इंग्रेडिएंट्स तक बता रहे कि किस तरीके से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके लीकर वगैरह बनाए जाते थे. जैसे कि उन्होंने बताया था कि इसमें इस्तेमाल करते थे पेड़ों की छाल का. ठीक है. पेड़ों की स्टेम का, फ्लावर्स का, पत्तों का, लकड़ी का, और जो अनाज होते हैं कुछ, उनका इस्तेमाल करते थे, फलों का इस्तेमाल करते थे, तब जाके क्या बनाते थे एक प्रकार से एक एजवास, मतलब कि एक प्रकार से जिसको हम नॉर्मल भाषा में आजकल मदिरा बोल देते हैं, उस टाइम की, या सूरा बोल देते हैं, तो उस टाइप की अल्कोहल होती थी उस टाइम पे लोग बनाया करते थे. ठीक है. बल्कि अगर मैं बात करूँ, द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इनडिविजिबल ड्यूरिंग ब्लॉक्स अपीयर्ड इन इंडिया फ्यू सेंचुरी BC एज अ पार्ट ऑफ द फिलोसफिकल स्पेकुलेशन. इंडिया में अगर मैं मैटर की बात करूँ तो जो मैटर के अंदर, मैटर पता है ना आपको, वो चीज़ जो जगह घेरती है, एवरीथिंग या एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर. हर वो चीज़ जो जगह को घेरती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर बोलते हैं. ठीक है. तो मैटर तक के बारे में ये लोग जानते थे कि मैटर किस से बना हुआ होता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, वो इनडिविजिबल होते हैं. ये तक इनको पता था कि मैटर के जो
पार्टिक मैटर जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है। एक आचार्य थे, आचार्य कनाद जो थे, यहाँ पे इन्होंने कांडा लिखा हुआ है। आचार्य कनाद जो थे इन्होंने बताया था 600 BCE में। बेसिकली इनको काश्यप के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने पहली बार एटॉमिक थ्योरी को दिया था। और अब फिर से वही बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप आज सर्च करते हो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो आज नाम आता है जॉन डाल्टन का। तो मैंने वही चीज़ बताई थी, जॉन डाल्टन भी थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं कई कारणों की वजह से, जिसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि पेटेंट बनाए नहीं जाते ज़्यादा जल्दी। और इंडियंस ने उस टाइम पे पेटेंट नहीं बनाए, या आगे के टाइम पे भी इंडियंस जो थे वो 200 साल तक कब्जे में थे, तो ये पेटेंट नहीं बना पाए अपनी चीज़ों का, जिस वजह से ये जो प्रॉपर नेम्स हैं कि किसने किसकी खोज करी थी वो प्रॉपर मिल नहीं पाए। बस एक पेटेंट इनको मिल गया था सुश्रुता का, क्योंकि किसी ने टाइम पर क्या कर दिया था, ये क्लेम कर देते कि सर्जरी इंडिया से निकल कर आई है, तो इंडिया को फिर फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को उसका दर्जा मिल गया था। फादर ऑफ मेडिसिन का दर्जा चरक को मिलना था, वो नहीं मिल पाया क्योंकि टाइम पे पेटेंट नहीं करा गया। ऐसी एटॉमिक थ्योरी आज हम पढ़ते हैं जॉन डाल्टन ने दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने वेदास में अगर देखें तो काश्यप ने इसको बताया था सबसे पहले। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि जो कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ मतलब कोई भी मैटर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में इन्होंने जिक्र करा था, और इन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु उनको नाम दिया था। आज अगर उसको हम कंपेयर करें तो आज हम उसको एटम्स बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने साथ ही साथ कुछ अपनी किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम है वैशेषिक सूत्र। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इसके हिसाब जो ये कनात थे इनके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंस एग्रीगेटेड फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम्स। इन्होंने बोला सारे के सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस दुनिया में, वो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर इकट्ठा होकर बने हुए हैं, और उन छोटी छोटी चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, एटम्स बोलते हैं। ये उन्होंने बताया था। ठीक है। या इन्होंने अपनी भाषा में इसको परमाणु बोला था। विच आर एटर्नल इंडिस्ट्रक्टिबल, बल्कि इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये आखिरी सब्सटेंस है। इसका शेप बताया था, स्पेरिकल होता है, सुपर सेंसिबल होता है। ठीक है। ये मोशन में होता है, ये रुका हुआ नहीं होता है, इसके ओरिजिनल स्टेट मोशन में होती है। ही एक्सप्लेन दैट द इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस थ्रू एनी ह्यूमन्स ऑर्गन्स। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है। कनात एडेड दैट देयर वर अ वैरायटी ऑफ एटम्स दैट वर डिफरेंट एज वेल डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंस। इन्होंने बताया था कि अलग अलग मैटर, अलग अलग सब्सटेंस का जो एटम्स होता है उसकी बनावट होती है वो अलग अलग होती है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला था, ही सैड These परमाणु could form a pairs of triplets among the other combination and unseen forces। इनके बारे में बताते हैं कि किसकी फॉर्म में रहते हैं, ये पेयर में भी रह सकते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में भी रह सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। और एक ऐसे फोर्स से ये जुड़े हुए होते हैं, उसको अनसीन फोर्स बोलते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है। जिसको हम आज के टाइम पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इंटरेक्शन बताया था उनके बीच में, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उस समय नाम नहीं दे पाए थे उन पार्टिकल्स को। ठीक है। आज हमने उनको नाम दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन सब के बारे में बताया। तो बेसिकली जो इनकी थ्योरी थी ये लगभग 2500 साल पहले इन्होंने दे दी थी, जॉन डाल्टन की थ्योरी से भी पहले। जॉन डाल्टन की थ्योरी कब आई थी, 1766 से 1844 के बीच में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और मेनली लेकिन अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने 2500 साल पहले ये बात बता दी थी कि किसी भी पदार्थ को हम छोटा छोटा करेंगे तो उसके अंदर सबसे छोटी चीज़ जो होगी वो होगी परमाणु, और इस परमाणु को हम और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। और आज यही बातें सब डाल्टन ने भी बताई थी 1766 1844। तो आज इसका पेटेंट डाल्टन के पास है। रीज़न है कि डाल्टन ने पहले पेटेंट अप्लाई कर दिया। वही अगर मैं बात करूँ चरक की, चरक जो अभी हमने पीछे करी थी, तो बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से इसको आयुर्वेद में इनको भगवान बोल दिया जाता है। ठीक है। इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन्होंने डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता। संहिता मैंने बता दिया बुक, तो इन्होंने बता रखा है कहीं ज़्यादा जो मेटल्स हैं इनके साइज को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। साथ ही साथ मतलब ये बताना चाह रहे थे कि हम किसी भी मैटर को कितना छोटा कर सकते हैं और कितना ज़्यादा उसको फंक्शनल बना सकते हैं, जिसको आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। कि मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बड़ी कार को छोटा कर दिया तो नैनो कार। तो ऐसे समझ लो बड़ी टेक्नोलॉजी, किसी बड़ी चीज़ को छोटा कर देना, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है। चरक संहिता ने बहुत सारी चीज़ बता रखी है। भस्म टाइप की चीज़ होती है, उसका यूज़ बता रखा है। भस्म का मतलब होता है मेटल्स। मेटल्स को ना एक तरकीब से आग में गर्म करा जाता है, फिर उनको मेडिसिन के तौर पर यूज़ करा जाता है, तो उसको भस्म बोलते हैं। ठीक है। इन नैनो
तो जो वो क्या करते थे, इन जो गोल्ड वगैरह होते हैं, जो सोना चांदी जो होता है, इनको वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कर देते थे, तो उनको नैनो पार्टिकल बना देते थे। अब नैनो पार्टिकल बनाने के बाद में इनकी वो क्या बनाते थे, भस्मा। इसका मतलब होता है वो क्या करते थे, इन सारे पार्टिकल्स को आग में धीरे धीरे करके आग में या बहुत सारे केमिकल्स में मिला मिलाकर इनको प्रॉपर मेडिसिन का रूप दे देते थे, और ये मेडिसिन का यूज़ करा जाता था उस टाइम पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। इंडिया में ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हो गई। इसके कहीं ज़्यादा चीज़ें, हाइड्रोकेमिस्ट्री जो थी उस टाइम की, इन सब को क्या करने लग गया, धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके इनके ऊपर हमारे इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर 200 साल तक कुछ बाहर की ताकतें आई, फॉरेन कंट्रीज़ आई, वेस्टर्न कंट्रीज़ आई, तो और ये अपना मेडिकल सिस्टम लेकर आई, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम। ये 20वीं सेंचुरी में आया है, ज़्यादा नया सिस्टम है, पुराना नहीं है ज़्यादा। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ स्टैग्नेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। उस टाइम पे भी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है आयुर्वेदा की, वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये लगातार क्या होती रही, डिक्लाइन होती चली गई, ये ख़त्म होती चली गई। इट टुक अबाउट 100 to 150 ईयर फॉर इंडियंस टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। और लगभग जो नई टेक्निक्स आई है इंडिया में, ये लगभग 150 साल या ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 साल बोलोगे, 200 साल ही हुए इन सब मेडिसिन सिस्टम को आए हुए, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो आज के टाइम की मॉडर्न मेडिसिन वगैरह हैं, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ये सब हमारे टाइम पे पहले से करी जाती थी। हाँ, 200 साल तक ये बीच में ये बहुत लगी स्पीड से डिक्लाइन हो गई, और आज तो इतनी डिक्लाइन होगी कि इनको ना के बराबर लोग इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे करके अभी इंडिया में लोग इसका महत्व समझ रहे हैं, दोबारा से इनका यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमने देखा है। ठीक है, मॉडर्न साइंस अपीयर्ड भी, इन्होंने क्या करा, इंडियन के बहुत सारे सिस्टम को डिक्लाइन करा। ठीक है, यूरोपियन साइंटिस्ट धीरे धीरे आए और क्या करना, इंडिया में आकर इन्होंने क्या करा, मॉडर्न केमिस्ट्री को ग्रो करना शुरू करा। तो जो हमारी एशियन केमिस्ट्री थी वो यहाँ पर खत्म हुई। ठीक है, इस यहाँ से मॉडर्न केमिस्ट्री का आना शुरू हुआ, और मॉडर्न केमिस्ट्री में भी नई नई चीज़ें, आधुनिकता देखने के लिए मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी एशियन टाइम की भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा उसको हम समझ सकते थे, और वो आज भी अच्छी है और आज भी उसका इस्तेमाल करा जाता है। तो ऊपर का जितना भी डिस्कशन था, हमने देखा केमिस्ट्री के बारे में, समझा केमिस्ट्री किस तरीके से किसी मैटर के कंपोजिशन के बारे में बताती है, यानी कि किन किन चीज़ों से भी बना हुआ है। इंट्रैक्शन ऑफ मैटर के बारे में हमारे एशियन इंडिया में बताया गया था। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, डेली लाइफ में एशियन इंडिया में किस तरीके से केमिस्ट्री की मदद से चीज़ों का यूज़ करा जाता था, घर बनाए जाते थे, ब्रिक्स को बहुत अच्छे से बेक करा जाता था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने समझाई थी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रखा है कि मैटर में सबसे छोटी चीज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया है। इसीलिए केमिस्ट्री को बोलते हैं द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यही केमिस्ट्री है। ये इजी डेफिनेशन है, आप याद भी कर सकते हो। कैन वी सी वे परसीव द एंटाइटीज एटम्स मॉलिक्यूल्स इफ इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ मैटर। क्या हम एटम्स का साइज नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं, वो कितने नंबर्स में होते हैं उनको नाप सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में, उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच की रिलेशनशिप को हम कैसे समझ सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस केमिस्ट्री में हम समझेंगे, आगे हम समझेंगे। और धीरे करके केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो भी हम समझेंगे। अगर आप थोड़ा सा एंटीसेप्टिक कम डालोगे तो बन जाता है डिटॉल, थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो बन जाएगा फिनॉल, अगर आप कुछ और कंपोजिशन डाल दे तो इथेनॉल में, तो वो बन जाती है अल्कोहल, इथेनॉल से आप पेट्रोल बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। तो केमिस्ट्री में क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ भी चीज़ ज़्यादा डाल दी तो वो कुछ और ही बन जाती है, और कुछ भी चीज़ कम डाल दी तो कुछ और ही चीज़ बन जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री एक रूल भी है केमिस्ट्री का, एक लॉ भी है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। मतलब कोई भी चीज़ आपको जो लेनी है एकदम कांस्टेंट वे में लेनी है, ज़्यादा कम ले ले तो कुछ और चीज़ बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे द इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 में। ठीक है, कहीं चीज़ें हैं जो इसमें आपकी नॉलेजेबल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है ये आपके प्रॉपर आपको आपके क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल सकती है, 11th क्लास में देखने के लिए मिल सकती है, बहुत सारी जगहों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी तक जो मेन बेसिक था हमारा वो नॉलेज के लिए था कि आपकी केमिस्ट्री कैसे आई, इंडिया में केमिस्ट्री का क्या योगदान था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। अब प्रॉपर हम पढ़ने जो वाले हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में।